नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है सेहत। बरसात में किन चीजों से करें परहेज, आज हम अपने इस खास शो में बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे विकास की अंधी दौड़, जब सड़क बनी 100 करोड़ की और यमराज बने पेड़। आगे हम आपको बताएंगे दिल्ली गुरुग्राम के बीच लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। 15 मिनट में पूरा होगा 1.5 घंटे का सफर, क्या बोले हैं नितिन गडकरी। आगे हम आपको बताएंगे अपने इसी शो में। फिर हम आपको बताएंगे इस सीजन आखिर क्यों सस्ता बिका आम। ग्राहक खुश हैं लेकिन घाटे में रह रहे लखनऊ के किसान। बरसात का मौसम है, मौसम रोमांटिक भी है और भूख को दोगुना बढ़ाने वाला भी है। लेकिन इसी मौसम में एक छोटी सी लापरवाही आपको सीधे अस्पताल पहुंचा सकती है। मानसून आते ही गर्म चाय, पकौड़े, समोसे का मजा याद आता है, पर मानसून में नमी, गंदगी, सीवर ओवरफ्लो और वाटरबॉर्न इन्फेक्शन का भी मौसम होता है। इसी मौसम में डायरिया, हेपेटाइटिस ए और ई, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में स्ट्रीट फूड स्वाद में मजेदार होते हैं लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, जैसे पानी पूरी, समोसे, चाट, भेलपूरी। मानसून में खाने का मन तो करता है लेकिन पानी की गुणवत्ता संदिग्ध होती है। खुले में रखा खाने का सामान बैक्टीरिया और वायरस का घर बन जाता है। कटे हुए फल और सलाद हेल्दी लगते हैं लेकिन कटे फल लंबे समय तक खुले में रहते हैं, उन पर धूल, मक्खियां और कीटाणु जमा हो जाते हैं। इससे पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ता है। बाहर का ठंडा पानी, बर्फ का पानी या आइस क्यूब्स अक्सर अशुद्ध पानी से बने होते हैं। इससे हैजा, टाइफाइड और पीलिया का खतरा होता है। बारिश में नमी के कारण मशरूम में जल्दी फंगस पनपता है। देखने में तो ताजा लगता है लेकिन अंदर से खराब होता है। गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। अधिक तली भुनी चीजें पेट को खराब कर सकती हैं। बरसात में डाइजेशन स्लो होता है। डीप फ्राइड आइटम से गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या होती है। स्वाद के पीछे भागते भागते अगर सेहत छूट जाए तो बारिश का मजा भी फीका हो जाता है। याद रखें, मानसून में सबसे जरूरी है स्वच्छता, संतुलन और समझदारी। जैसे कि आज कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे। सड़क किनारे स्ट्रीट फूड अवॉइड करें। कटे फल और सलाद ना खाएं। ठंडी ड्रिंक्स और आइस क्यूब्स ना लें। मशरूम से दूरी बनाएं और तली भुनी चीजें कम खाएं। बरसात में खांसी जुकाम होता है। नमी और बैक्टीरिया का असर सबसे पहले पेट पर पड़ता है। तला हुआ खाना भी बरसात में पचाना मुश्किल होता है। मानसून में सिर्फ स्वाद के चक्कर में लापरवाही बरतना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। इस मौसम में स्वच्छता और संतुलित खान पान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बारिश का मजा भी लेना चाहते हैं और बीमार भी नहीं पड़ना चाहते हैं तो और इन्हीं चीजों से, जो चीजें हमने आपको अभी बताई, इनसे आप दूरी बनाइए, मौसम का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज हम आपको विकास की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी और सोच में भी पड़ जाएंगे। यह कहानी है बिहार के जहानाबाद की, जहां 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक सड़क विकास की राह में खड़े पेड़ों की वजह से हादसों का निमंत्रण बन गई। अब जरा आप कल्पना कीजिए, आप एक शानदार, चौड़ी, गड्ढा मुक्त सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। हवा से बातें करती है आपकी गाड़ी और नजारे ऐसे कि मन मोह ले। लेकिन अचानक सड़क के ठीक बीच में एक पेड़ आ जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्या यह किसी वीडियो गेम का हिस्सा है जहां आपको बाधाओं से चलते हुए आगे बढ़ना है, या फिर किसी हॉरर फिल्म का सीन जहां यमराज खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं? जी हां, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हकीकत है बिहार के जहानाबाद की, जो हमारी राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर दूर है। जहां 100 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजना सरकार के अपने ही विभागों के बीच समन्वय की कमी की जीती जागती मिसाल बन गई। जहानाबाद में पटना गया मुख्य मार्ग पर 7.48 किलोमीटर लंबी यह सड़क किसी आधुनिक कलाकृति से कम नहीं लगती। कलाकृति इसलिए क्योंकि इसके बीचों बीच दर्जनों पेड़ अपनी पूरी शान से खड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये पेड़ रातों रात तो ये नहीं होंगे, तो फिर क्या हुआ? क्या प्रशासन ने सोते हुए सड़क बना दी, या फिर उन्हें
प्रकृति केंद्रित विकास का नया मंत्र मिल गया था। कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब जिला प्रशासन ने इस 100 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी दिखाई तो उन्होंने वन विभाग से इन पेड़ों को हटाने की अनुमति मांगी। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जनाब बात बिहार की है तो इतनी सीधी तो नहीं होगी। वन विभाग ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया। बदले में उन्होंने 14 हेक्टेयर वन भूमि के लिए मुआवजे की मांग कर डाली। अब हमारे विकासवादी जिला प्रशासन के पास दो ही रास्ते थे, या तो मुआवजे की मांग पूरी करते या फिर कोई नया रास्ता निकालते। और उन्होंने निकाला वो अजूबा कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उन्होंने इन पेड़ों के चारों ओर ही सड़क बना दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पेड़ों के चारों ओर सड़क। यह मामला सरकारी विभागों के बीच समन्वय के अभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार जहां आम आवाम को विकास परियोजनाओं में सहभागी बनाने की बात करती है, वहीं उसके अपने ही विभाग एक दूसरे से तालमेल बिठाने में नाकाम रहते हैं। पथ निर्माण निगम को समय सीमा के अंदर सड़क बनानी थी, उन्होंने सड़क बना दी, लेकिन इन पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग से एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने काफी पहले से वन विभाग को आवेदन दे रखा है, वहीं वन विभाग की तरफ से उसकी अपनी सफाई है। जिला वन क्षेत्र पदाधिकारी ऋतुपर्णा जी का कहना है कि उन्हें जिला स्तर पर सिर्फ जांच का अधिकार है। एनओसी की प्रक्रिया गया से संचालित होती है और अभी तक उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए, गेंद एक विभाग से दूसरे विभाग के पाले में और बीच में खड़ी है। 100 करोड़ की सड़क जिस पर यमराज बनकर खड़े हैं ये पेड़। इन पेड़ों के कारण दुर्घटना का खतरा हमेशा ही बना रहता है। दिन में तो शायद गाड़ियां दूर से पेड़ों को दिख जाती होंगी, दिन में तो शायद गाड़ियां दूर से पेड़ों को देख लेती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी हल्की सी चूक और गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा सकती है। कुछ राहगीरों का कहना है कि पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में है, शायद किसी महान उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब बात करते हैं उस महान उद्देश्य की। हमारे कुछ दर्शकों का तर्क है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनका मानना है कि अगर यही घटना दिल्ली, चंडीगढ़ या मुंबई में हुई होती तो इसे पर्यावरण प्रेम और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का महिमा मंडित किया जाता। क्या यह वाकई पर्यावरण केंद्रित विकास की एक नई मिसाल, जहां हमने मानव केंद्रित विकास के नाम पर प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है? क्या अब यह प्रकृति का बदला है, जहां सड़क पर इंसान नहीं पेड़ चलेंगे? कुछ लोग तो ये भी तर्क दे रहे हैं कि कम से कम लोग संभाल कर तो चलेंगे, खुद संभलेंगे, लोगों को संभाल कर चलेंगे। हर बाधा हमें कुछ सिखाती ही है, तो क्या ये पेड़ हमें संभल कर चलने का पाठ पढ़ा रहे हैं और धीमी गति जीवन की रक्षा का संदेश दे रहे हैं, वो भी 100 करोड़ की लागत से? लेकिन इस व्यंग और बहस से परे एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर इन पेड़ों के कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है और किसी की जान चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पथ निर्माण विभाग या वन विभाग, या फिर वही समन्वय जिसकी कमी ने इस स्थिति को जन्म दिया है? वही स्थिति पैदा हो रही है। फिलहाल बाईपास से बड़े वाहनों का परिचालन कम होने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं टल रही हैं, लेकिन शहर में आने वाले मालवाहक वाहन और छोटी गाड़ियां अभी भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। यह समस्या कब तक यूं ही बनी रहेगी, यह कोई नहीं जानता। यह सिर्फ जहानाबाद की ही कहानी नहीं है, यह हमारे देश के कई विकास परियोजनाओं का एक कड़वा सच है, जहां विभागों के बीच तालमेल की कमी, नियमों की जटिलता और शायद लापरवाही के कारण जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। आशा है कि हमारी यह रिपोर्ट उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी जो इस 100 करोड़ की सड़क पर यमराज बने खड़े इन पेड़ों की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। और अब हम आपको बताएंगे, दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि यह टनल तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होकर सीधे गुरुग्राम तक जाएगी। सरकार दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने
दिल्ली से गुरुग्राम तक टनल वाली सड़क बनाने की योजना की जानकारी दी है। इस टनल के बनने से दिल्ली से गुरुग्राम के बीच लगने वाला समय 1 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा। दरअसल दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर के कई शहरों में भी है। केंद्र सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार दिल्ली से गुरुग्राम तक टनल वाली सड़क बनाने की योजना बना रही है। नितिन गडकरी ने बताया कि यह सड़क दिल्ली से गुरुग्राम तक जाएगी। सरकार इस योजना को इसलिए ला रही है क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम तक जाने में और आने में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। उन्होंने बताया कि यह टनल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से लेकर गुरुग्राम तक बनाई जाएगी। इससे यात्रियों को काफी समय बच जाएगा। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली से गुरुग्राम तक टनल रोड बन जाने के बाद यात्रा में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। अभी दिल्ली से गुरुग्राम तक जाने में 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन टनल बन जाने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी 15 मिनट में तय की जा सकेगी। मतलब 45 मिनट की बचत होगी। दिल्ली से गुरुग्राम के बीच टनल वाली सड़क बनाने की योजना पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, हम एक ऐसी सुरंग बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होकर गुरुग्राम तक जाएगी। सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर भी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना को लेकर अध्ययन शुरू कर दिया गया है, यानी सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। गडकरी ने बताया कि परिवहन मंत्रालय के पास दिल्ली के लिए 30-40 हजार करोड़ रुपए का बजट है। उन्होंने कहा कि इस टनल को बनाने का उद्देश्य यात्रा में लगने वाले समय को कम करना और दिल्ली गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करना है। इसके अलावा इस टनल से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। और अब लखनऊ के बागवानों को इस बार आम के उचित दाम नहीं मिले, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। समय से पहले आम पकने और बारिश न होने के कारण मंडियों में आम की आवक बढ़ गई थी, जिससे कीमतें गिर गईं। अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के कारण निर्यात भी प्रभावित हुआ, जिससे स्थिति और खराब हो गई। लखनऊ में बागवानों को इस बार आम के दाम पूरे नहीं मिले। बाग खरीदना घाटे का सौदा रहा। मंडियों में पिछले साल की तुलना में आम करीब 10 रुपए प्रति किलो सस्ता बिका है, लिहाजा किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। कृषि वैज्ञानिक और किसान आम सस्ता बिकने का कारण शुरुआत में बारिश ना होना और अधिक गर्मी मान रहे हैं। मलिहाबाद, माल व काकोरी के अलावा उन्नाव से सटे इलाकों में बहुतायत में आम की खेती होती है। किसानों की जीविका आम की फसल पर ही निर्भर करती है। कुछ किसान अपने बाग से खुद आम तोड़कर बेचते हैं, तो कई लोग बाग खरीद कर फसल बेचते हैं। इस बार आम की फसल बहुत अच्छी थी। पैदावार देखकर अच्छी कमाई की उम्मीद भी थी, लेकिन भीषण गर्मी ने मंसूबों पर पानी फेर दिया। 5 जून से ही आम की फसल बागों में तेजी से पकने लगी और बारिश ना होने से मंडियों में आम तेजी से पहुंचने लगा। ऐसे में जो आम 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिकने की उम्मीद थी, उसे 20 से 30 रुपए प्रति किलो में बेचना पड़ा। लिहाजा किसानों को उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ। कई किसानों के लिए तो लागत निकालना तक मुश्किल रहा। काकोरी के जेहटा निवासी जगलाल का कहना है कि बौर देखकर 2 बीघे का बाग खरीदा था। हालांकि गर्मी ज्यादा पड़ने से आम समय से पहले ही पकने लगे। ऐसे में मंडी में कच्चा आम सस्ता हो गया। वहीं बारिश ना होने से पेड़ पर आम रोक पाना भी मुश्किल होने लगा। ऐसे में तोड़कर मंडियों में भेजना पड़ा। सभी किसानों के आम एक साथ मंडी में पहुंचने से दाम गिर गए। शुरुआती फसल देखकर मुनाफा होने की उम्मीद थी, लेकिन आम सस्ता होने से घाटा हो गया। मलिहाबाद के निवासी ने कहा कि गर्मी ज्यादा होने लगी, इस वजह से 5 जून से ही आम पकने लगा, जबकि सामान्य तौर पर 15 जून के बाद ही पकना शुरू होता था। बाजार में पका आम अधिक आने से कच्चे आम की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई, जिससे काफी नुकसान हुआ। दरअसल फसल अच्छी होने से आम अपेक्षा से अधिक पैदा हुआ है। ऐसे में मंडियों में आम बड़ी मात्रा में पहुंचा, आपूर्ति अधिक थी और खपत सीमित थी, इसलिए अच्छे दाम नहीं मिल पाए। वहीं एक और व्यापारी का कहना है
कि डाल से पककर गिरने वाले आम का गूदा ढीला हो जाता है। ऐसी फसल की बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिलती, इसलिए मजबूरन किसानों को पेड़ से कच्चे आम तोड़कर मंडियों में भिजवाना पड़ा। सभी किसानों के आम एक साथ टूटे और मंडी पहुंचने लगे, लिहाजा मंडी में आम की भरमार हो गई और रेट गिर गया। बागवानों का कहना है कि आम की बिक्री पर इजराइल और ईरान के युद्ध का भी असर पड़ा। लखनऊ और उन्नाव में इस बार आम सिर्फ दुबई ही जा पाया। हवाई सेवाएं प्रभावित होने से अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका व अन्य खाड़ी देशों के लिए निर्यात नहीं हो सका। सही समय पर निर्यात नहीं होने से भी मंडियों में आम से लदी ट्रकें खड़ी रहीं और औने पौने दाम में बेचना पड़ा। वहीं एक और बागवान का कहना है कि पिछले सालों में ब्रोकर बाग में ही आकर फसल को बाहर भेजने की डील कर लेते थे। आम की गुणवत्ता देखकर भाव भी तय हो जाता था, लेकिन इस बार ब्रोकर आए ही नहीं। मंडियों में उन्हें फसल आसानी और सस्ते दाम में मिल गई। मंडियों में इस बार आम 2000 से लेकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया, जबकि यही आम पिछले साल 3 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था। बागवानों से व्यापारियों ने 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाग में ही आम खरीद लिया था। उम्मीद थी कि बाजार 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक जाएगा, लेकिन सोची गई कीमत नहीं मिली, लिहाजा बाग खरीदने वाले व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ। मलिहाबाद के किसानों का कहना है कि बाग खरीदने के बाद फसल बेचने तक में काफी लागत लगानी पड़ती है। पेड़ में बौर रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव करने के साथ ही आम को गिरने से रोकने के लिए धुलाई करवानी पड़ती है। इसके अलावा बाग में भी पानी चलाना पड़ता है ताकि कच्चा आम पेड़ में ही रुका रहे। ऐसे में बाग खरीदने के बाद फसल लेने तक किसानों को काफी खर्च करना पड़ता है। फसल की उपयुक्त कीमत न मिलने से पूंजी भी डूब जाती है। इस बार ज्यादातर बागवानों के साथ ऐसी ही स्थिति सामने आई है। रहमानखेड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक इस साल करीब 50 टन आम का निर्यात करवाया गया, जबकि पिछले साल आम का निर्यात 30 टन के आसपास था। वहीं बागवानों का कहना है कि ब्रोकर के जरिए खाड़ी देशों में पिछले साल की तरह आम नहीं भेजा जा सका। रहमानखेड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक टी दामोदरन का कहना है कि इस साल आम का उत्पादन ज्यादा था। 70,000 हेक्टेयर से उपजे आम में से करीब 25,000 हेक्टेयर के उत्पादन को प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरकर बैगेज से अलग अलग शहरों में भेजा गया। बैगेज वाला आम औसतन 50 रुपए प्रति किलो और अधिकतम 80 रुपए प्रति किलो तक बिका है। कुछ किसानों ने दूसरे शहरों में बैगेज्ड आम डायरेक्ट सप्लाई किया तो उन्हें 70 रुपए प्रति किलो की कीमत मिली। बाकी करीब 50,000 हेक्टेयर में उत्पादित आम मंडियों और खुले में बेचा गया, जिससे अच्छी कीमत नहीं मिल पाई। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए हर ब्लॉक में प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने की तैयारी, ताकि बैगेज्ड आम बाहर भेजा जा सके। बाग में आम को पेड़ से तोड़कर प्रोसेसिंग यूनिट से गुजारा जाता है। वहां आम को धुलकर साफ करके उसके साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। उसके बाद उन्हें कवर में रखकर बैग में पैक किया जाता है। इस प्रोसेस से गुजरे आम को बैगेज्ड आम कहा जाता है। वहीं बाग से आम तोड़कर सीधे पेटियों में भरकर या फिर ट्रकों में लादकर मंडी पहुंचाए जाने वाले आम को नॉन बैगेज्ड आम की श्रेणी में रखा जाता है। विदेश में बैगेज्ड आम की डिमांड सबसे अधिक है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर दशहरी आम को ही लोग क्यों पसंद करते हैं। लोगों को दशहरी मलिहाबाद की ही सबसे अधिक आम क्यों पसंद आती है। बागवानों का कहना है कि मलिहाबाद की दशहरी बाहर से लेकर भीतर तक ठस होती है, जबकि दूसरे इलाकों में आम में ऐसा नहीं होता है। यह मिट्टी की वजह से होता है। तो आप देख रहे थे आईना सच का। जीवन में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। नमस्कार।